तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पे। तो बच्चे, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 18th वाला लेक्चर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन ने इसके स्टार्टिंग के 17 लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आज का वीडियोस देखने से पहले आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग के 17 वीडियोस देखिएगा, उसी के बाद आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन को डिराइव भी करके देख लिया था और हमने कुछ ग्राफ्स प्लॉट करके भी देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ के बारे में। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या होता है, कैसे क्या करेंगे? तो बच्चे, हम इस टॉपिक को एक एक बारीकी से सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाफ लाइफ की डेफिनेशन से। तो बच्चे, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सबसे पहले तो मुझे आप लोग बताओ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब जब आपके पास एन की वैल्यू कितनी हो बेटा, जीरो हो। यही बात क्लियर होती है बेटा। और उस केस में जब आप रेट लॉ लिखोगे तो रेट का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल टू के, और यहां पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर जीरो। यानी यहां पे कोई आपने रिएक्टेंट ए ले लिया और उसकी पावर कैसे रख दी बेटा आपने? जीरो। यानी कि अगर आपके पास कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वहां पे आप रेट क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये बात क्लियर होती है बच्चे? हाँ या ना? आप देखो, पहली वाली इक्वेशन को देखो। रेट इज इक्वल टू के इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर जीरो। जीरो क्यों लिखा बेटा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। और यहां पे बेटा के क्या है? के है बच्चे मेरा यहां पे रेट कांस्टेंट। हाँ या ना बच्चे? चलो, अब हम बात कर लेते हैं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले बच्चे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है बेटा? डेफिनेशन कहता है दी हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन is the time in which the concentration of a reactant is reduced to one half of its initial concentration। सर, हमें डेफिनेशन पढ़ के तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं कहूंगा बेटा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसको एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रिएक्टेंट दे रखा है जिसको मान लेते हैं हम कैपिटल ए। हाँ या ना बेटा? और उस कैपिटल ए जो हमारा रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं सी नॉट। ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप सी नॉट क्यों मान रहे बेटा? तो आप लोग की मर्जी है, कुछ भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप लोग मान सकते हो। तो मैंने मान लिया सी नॉट। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है। मान लो, अब ये जो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, ये थी बेटा एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। बिल्कुल सही बात। अब मान लो कुछ ऐसे टाइम पे हम आगे प्रोसीड किए दैट एट टी इक्वल टू टी सेकेंड। एट टी इक्वल टू टी सेकेंड पे अब जो इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गई है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वो हो गई है बेटा सी नॉट बाय टू। सी नॉट बाय टू, इसका मतलब कि सर जो आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन उसकी क्या होगी बेटा? आपकी हाफ हो गई। ठीक है। तो इस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तक आने में मुझे जो टाइम लगा, उसको आप क्या कहोगे बेटा? टी हाफ। ये बात आपको समझ में आई बेटा? इसको बोलोगे आप टी हाफ। और टी हाफ का मतलब बेटा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है बेटा? हाफ लाइफ आपका वो टाइम है जो कि एक रिएक्शन लेती है, किसमें? मान लो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट है और वो हाफ लाइफ में, हाफ लाइफ लेने के बाद यानी हाफ लाइफ टाइम पीरियड होने के बाद जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो यानी कि हाफ हो जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? और यही हमें डेफिनेशन में लिख रखा था। अब देखो डेफिनेशन क्या है? द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या है? वो टाइम, यानी कि आपको वो टाइम बताता है हाफ लाइफ जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जहां पे
रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो किस में रिड्यूस हो जाता है, 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो सी नॉट मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था, फाइनल कितना रह गया, सी नॉट बाई 2। स्टार्टिंग में मेरा टाइम कितना था, t इक्वल टू 0 सेकेंड। अब मेरे पास t कितना हो गया, t इक्वल टू टी सेकेंड। यानी t इक्वल टू टी सेकेंड पे मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन थी किसकी, रिएक्टेंट की, वो हाफ हो गई बेटा। तो इस टी सेकेंड को क्या बोलूंगा मैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो टाइम है जहां पे किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के हाफ। ठीक है, जो भी उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था हाफ लाइफ के बाद वो हाफ में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? और इस हाफ लाइफ को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो बेटा, टी हाफ। तो यहां पे टी हाफ का मतलब क्या है बेटा, टी हाफ का मतलब क्या है, ये आपका हाफ लाइफ बताता है। ठीक है, ये आपका हाफ लाइफ बताता है। इज दैट क्लियर? क्या ये चीज मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? नहीं आती तो इसको मैं एक डायग्राम के साथ और आपको अच्छे से समझाता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो मैं यहां पे एक लाइन बना लेता हूं बच्चे। ठीक है सर, बना लेते हैं। और यहां पे कुछ चीजें हम प्लॉट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मेरा था एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। और यहां पे जो मेरा रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, सी नॉट। यहां पे लिख लेते हैं कि मेरा जो ए क्या है बेटा, यहां पे मेरा रिएक्टेंट है, बिल्कुल सही बात। और यहां पे जो मेरा सी नॉट है, सी नॉट है मेरा यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आती है? बिल्कुल सर। अब देखो बेटा, मान लो बेटा मेरे पास यहां पे पहला टी हाफ मिल रहा है, फर्स्ट टी हाफ। ठीक है, कहां से ले तक बेटा, पॉइंट ए से ले तक पॉइंट बी तक। ठीक है, तो फर्स्ट टी हाफ में क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो टी हाफ का मतलब जब मेरे पास जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन किसमें रिड्यूस हो जाए, उसके हाफ में। यानी कि बी पॉइंट तक आते आते जो मेरा रिएक्टेंट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट। और टी हाफ बी तक आते आते उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, सी नॉट बाय 2। इज दैट क्लियर? उसके बाद चल रहे हैं हम पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे, और फाइनली पॉइंट ई पे। तो ये था मेरा फर्स्ट हाफ लाइफ। अब यहां पे आया मेरा सेकेंड हाफ लाइफ। सेकेंड हाफ लाइफ यानी कि मेरा पॉइंट बी और सी के बीच में है। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब क्या है, जो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो फाइनली आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2। यानी अगर बी और सी के बीच में अगर मैं हाफ लाइफ देख रहा हूं तो मेरी यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, सी नॉट बाय 2। यानी सी पॉइंट तक आते आते मुझे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ करना पड़ेगा बेटा। तो हाफ डिवाइडेड बाय हाफ इंटू सी नॉट बाय 2। क्या यही होगा बेटा, हाँ या ना? तो फाइनली आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, फाइनल सी नॉट बाय 4। यानी सी पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी बेटा, सी नॉट बाय 4। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे सारे बच्चों को? चलो ठीक है, अब देखते हैं बेटा। अब लेते हैं बेटा यहां पे पॉइंट सी और डी को। अब यहां पे बात कर रहे हैं हम थर्ड हाफ लाइफ के बारे में। और थर्ड हाफ लाइफ किसके बीच है बेटा, सी और डी के लिए। यानी यहां पे जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, सी नॉट बाय 4। और सी नॉट बाय 4 का आधा कितना होगा बेटा, पॉइंट डी पे आते आते वो हो जाएगा बेटा मेरा सी नॉट बाय 8। क्या ये बात क्लियर हो रही है बेटा? देखो, सी नॉट बाय 4 क्या सी नॉट बाय 2 का आधा है, बिल्कुल। सी नॉट बाय 8 क्या सी नॉट बाय 4 का आधा है, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं पॉइंट डी और ई के बीच में। पॉइंट डी और ई के बीच में हम बात कर रहे हैं फोर्थ हाफ लाइफ के बारे में। यानी अगर पॉइंट डी और ई के बारे में बात करें, यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, सी नॉट बाय 8। यानी कि पॉइंट ई तक आते आते कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, सी नॉट बाय 16।
क्या ये बात मेरे सारे बच्चों को क्लियर हुई कि हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ का मतलब कुछ नहीं है, जो आपकी रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप क्या कर दो बेटा, हाफ कर दो, और वो पर्टिकुलर टाइम आपका क्या बताएगा, हाफ लाइफ। इज दैट क्लियर? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन को डिराइव किया था, और बच्चे वहां पे मेरी इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या आई थी बेटा, मेरा सी टी माइनस के टी प्लस सी नॉट। बच्चे यही आया था बेटा, सब लोग बताओ। और यहां पे सी टी का मतलब क्या था बेटा, सी टी का मतलब क्या था, सी टी का मतलब था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू टी सेकेंड। हाँ या ना बच्चे? वहां पे केटी का मतलब क्या था बेटा, के का मतलब था बच्चे वहां पे रेट कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात, के का मतलब था रेट कांस्टेंट। टी क्या था बच्चे वहां पे, टी था मेरा वहां पे टाइम। और जो वहां पे सी नॉट क्या था, सी नॉट था मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। क्या ये बात क्लियर हो रही है बेटा? ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर मैं बात करूंगा टी हाफ के बारे में, यानी कि बच्चे मैं बात कर रहा हूं हाफ लाइफ के बारे में। बिल्कुल। और हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो हाफ लाइफ के बाद कितनी हो जाती है बेटा, उसकी जस्ट हाफ। क्या ये बात क्लियर हो रही है बेटा? तो यहां पे बच्चे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा, ये देखो यहां पे सी नॉट। और बेटा मेरी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेटा, मेरी यहां पे सी टी। ये बात क्लियर हो रही है? अगर यहां पे मैं हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, तो यानी कि अगर यहां पे इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, अगर मैं हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरी जो सी टी कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, सी नॉट बाई 2 के बराबर बेटा। क्यों? क्योंकि देखो सीटी क्या था मेरा, सीटी था मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और सीटी क्या था मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टी इक्वल टू टी सेकेंड। तो अगर मैं हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, तो जो मेरी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की कितने हो जाती है, जस्ट हाफ। हाँ या ना बेटा? ये बात क्लियर हो रही है? और यहां पे आपका सी नॉट क्या है बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब ये चीज सीटी उठा के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो बेटा। अब देखो क्या आएगा बच्चे आपका, सीटी की जगह बेटा आप लिखो, सीटी की जगह आ जाएगा बेटा आपका सी नॉट बाई 2 इक्वल टू, देखो इस सीटी की जगह क्या आ जाएगा, सी नॉट बाई 2 माइनस के इनटू टी। टी की जगह क्या बेटा क्या आ जाएगा, अगर यहां पे हम हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो टी की जगह आप रिप्लेस करोगे टी हाफ से, तो यहां पे लिख दो टी हाफ। टी हाफ क्यों लिखा बेटा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे हम हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद प्लस सी नॉट एज इट इज दैट क्लियर? अब देखना बेटा, सी नॉट बाई 2 को मैं लेके जा रहा हूं बेटा आरएचएस में, और माइनस के इंटू टी हाफ को लेके आ रहा हूं मैं एलएचएस में। अब माइनस के इंटू टी हाफ को जब एलएचएस में लेके आऊंगा, तो ये जो माइनस वाला साइन है ये मेरा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, के इंटू टी हाफ इक्वल टू सी नॉट, और माइनस, और ये सी नॉट बाई 2 को जब मैं आरएचएस में लेके जा रहा हूं, तो इसका जो पॉजिटिव साइन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, माइनस सी नॉट बाय 2। इज दैट क्लियर? अब देखो के इंटू टी हाफ इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लो बेटा 2 का, आपको क्या बचा बेटा, 2 सी नॉट माइनस सी नॉट, आगे क्या मिलेगा आपको, के टी हाफ। यहां पे बेटा आप सी नॉट को कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा आपका 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे आपको क्या मिला, के टी हाफ
2 माइनस 1 कितना होता है बेटा 1, तो आपको मिला यहाँ पे सी नॉट बाई 2, और यहां से टी हाफ की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा आपको सी नॉट बाय 2k। देख लो बच्चे, टी हाफ की वैल्यू कितनी मिल गई आपको बेटा सी नॉट बाय 2k। इज दैट क्लियर? यहां पे आपका टी हाफ क्या है बेटा हाफ लाइफ, सी नॉट क्या है बेटा आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और के क्या है बच्चे आपका यहां पे रेट कांस्टेंट। समझ में आया बेटा? सिंपल था। चलो वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है बेटा, अब कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की हम एग्जांपल देख लेते हैं बेटा कि कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है। तो इन एग्जांपल्स को, इन केमिकल रिएक्शंस को आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, दैट्स इट बेटा। ओके, तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं आर रिलेटिवली अनकॉमन होती हैं। ठीक है, ये हमें ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है क्योंकि ये अनकॉमन होती है, और अगर आपको देखने को भी मिलेगी ना तो बेटा कुछ स्पेशल कंडीशंस होंगी तभी आपको ये रिएक्शंस देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली बात ये अनकॉमन होती है, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो रिएक्टेंट का जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर वो क्या होता है बेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होता ही नहीं है। तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती है काफी अनकॉमन होती है। ठीक है, और अगर ये होती भी है तो बेटा कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, तो आओ उसी के साथ हम थोड़े इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि वो स्पेशल कंडीशंस कौन सी होती है। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है बेटा कि आपकी कुछ रिएक्शंस हो जो कि एंजाइम से कैटलिस्ट हो, यानी वहां पे कोई आपका कैटलिस्ट प्रेजेंट हो और वहां पे वो रिएक्शन को क्या कर रहा हो बेटा फास्ट कर रहा हो। ठीक है, यानी कि सम एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जहां पे कैटलिस्ट प्रेजेंट हो, बाय कन्वेंशनली वो रिएक्शन स्लो हो रही हो, लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उस रिएक्शन का जो रेट हो क्या हो जाए बेटा फास्ट हो जाए। तो ऐसी रिएक्शंस को जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। आओ देख लेते हैं उनके एग्जांपल। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा कि एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इट इज द इंक्रीज इन द रेट ऑफ ए प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का अगर रिक्वायरमेंट है यानी जरूरत पड़ रही है, तो एक ही केस में पड़ रही है कि जब हम केमिकल रिएक्शन का जो रेट स्लो है उसको हमें क्या करवाना है बेटा फास्ट करवाना है, तभी हमें एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ये बात क्लियर होती है। इट इज द इंक्रीज इन द रेट ऑफ ए प्रोसेस बाय अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड एंजाइम। और यहां पे जो एंजाइम वर्ड यूज हुआ था ना बेटा, यहां पे जो आपका ये एंजाइम वाला वर्ड यूज हुआ था, ये बेटा एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। ये वाला बेटा, ये क्या बेटा आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का मतलब, बेटा इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूं, वो दे सकता हूं प्रोटीन्स। ठीक है, इसके सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं प्रोटीन, पर एग्जाम में कोई इसका मतलब नहीं पूछेगा कि एंजाइम का मतलब क्या है। जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन कि जो एंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं, और इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो मैं दे सकता हूं बेटा वो है बेटा प्रोटीन। इज दैट क्लियर? अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लो बेटा। एग्जाम्पल क्या है बेटा कि जब हम दूध से दही को बनाते हैं, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। ठीक है, अब ये कैसे अकर होता है बेटा, ये जो रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, ये बेटा एग्जाम्पल है किसका एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन का। अब आप कहोगे सर चलो मान लेते हैं एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो यहां पे जो रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो था, हमने उसको फास्ट करवाया, लेकिन अभी आपने बताया कि यहां पे मुझे एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जो कि एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। तो जब मैं मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है मुझे जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो बेटा ये जो रिएक्शन पॉसिबल होती है मिल्क टू कर्ड, इट इज ओनली पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नेम्ड लैक्टोबैसिली। लैक्टोबैसिली। ठीक है बेटा, तो ये आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो कि आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करने में
हेल्प करता है। और कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। सिंपल बेटा। चलो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है, ठीक है, कोई डिटेल में नहीं पूछने वाला, बस ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है बेटा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और बच्चे दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल हैं, जब ऐसी रिएक्शन जो कि मेटल सरफेस पे अकर करें। यानी फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास बेटा कोई मेटल सरफेस दे रखा है, आपके पास बच्चे कोई मेटल सरफेस दे रखा है और इस मेटल सरफेस पे कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसका सबसे फेमस एग्जांपल है बेटा, वो है डीकंपोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया on a hot platinum surface is a zero order reaction at high pressure। इसका मतलब कि मेरे पास एक अमोनिया मॉलिक्यूल है, एक अमोनिया मॉलिक्यूल है और उसको क्या कर रहा हूं मैं? डीकंपोजिशन। बेटा डीकंपोजिशन का मतलब बेटा उसका क्या कर रहा हूं बेटा? मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं, उसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं, ठीक है। ब्रेक डाउन किसमें होगा बेटा? देखो आपको इसमें ब्रेक डाउन N2 में, जो कि जिसका नाम है नाइट्रोजन और आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये रिएक्शन पॉसिबल होती है बेटा, ये इसका टेम्परेचर जो होता है वो होता है बेटा 1130 केल्विन। और ये जिस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है वो नाम है बेटा उसका प्लेटिनम। तो प्लेटिनम क्या है बेटा? यहां पे प्लेटिनम बच्चे यहां पे कैटलिस्ट है और वो इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में आपकी हेल्प करता है। सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, क्या प्लेटिनम एक मेटल है? तो आप कहोगे यस सर, बिल्कुल एक मेटल है, ठीक है। तो वो क्या करता है बेटा? इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में आपकी हेल्प करता है। इज दैट क्लियर बच्चे? क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? देखो सबसे पहले देखो बेटा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। NH3 का जो स्टेट है वो किसमें बेटा? गैसियस में, हाँ या ना? अब जो गैसियस होती है ना बेटा, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करती रहती है। वो क्या करती है बेटा? रैंडम डायरेक्शन में मूव करती रहती है। अच्छा, इस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए मुझे कितने मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए? 2 मोल्स, हाँ या ना? यानी कि मान लो मेरे पास NH3 यहां पर है और यहां पे एक NH3 है, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी बेटा। क्योंकि देखो 1 मोल अमोनिया यहां मिल गया और 1 मोल ऑफ अमोनिया मुझे यहां मिल गया, और इन दोनों अमोनिया का मेरा स्टेट कैसा है बेटा? गैसियस, हाँ या ना? मान लो बेटा मेरा यहां पे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है और यहां पे 1 मोल ऑफ अमोनिया है, ठीक है। क्या ये दोनों आपस में कन्वर्ट करके क्या रिएक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 और 1 कितने मोल्स हो रहे हैं? 3 मोल्स। तो 3 मोल्स ये रिएक्शन कंप्लीट करके नहीं देंगे। मुझे कितने मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए? मुझे चाहिए 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे कि मैंने बोला गैसियस मेरी रैंडम डायरेक्शन में मूव करती है बेटा, तो जो इनकी रिएक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया की, वो बेटा बहुत ही कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, तो ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया की रिएक्ट करने की, वो बेटा काफी काफी लेस है। ये बात क्लियर हो रही है बेटा? अब लेकिन ये रिएक्शन तो फिर भी हो रही है। कैसे हो रही है बेटा? तो इन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया को रिएक्ट कौन करवाता है बेटा? अब यहां पे रोल आता है बेटा प्लेटिनम का। ये बात क्लियर हो रही है बच्ची? तो प्लेटिनम क्या करता है बेटा? प्लेटिनम एक मेटल है, तो वो अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है। तो वो अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड
कर देता है, जिसकी वजह से जो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो प्लैटिनम का यहाँ पे रोल क्या है, वो आपको बस एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है। सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि जो इसमें जो अमोनिया है वो स्टिक कर जाती है, और स्टिक करने के बाद आपस में रिएक्शन कर जाती है। तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैं फिर भी काफी आपको डिटेल में समझा दिया कि प्लैटिनम का यहाँ पे रोल क्या था। आपको बस सिंपली ये याद रखना है कि डीकंपोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन ए हॉट प्लैटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन का अगर मुझे रेट लॉ लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मुझे रेट लॉ लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, रेट लॉ क्या कहता है बेटा मेरा? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और बेटा रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? अमोनिया। बिल्कुल, तो बच्चे लिख दो यहाँ पे NH3 रेज टू सम पावर x, यही होगा बेटा। और यहां पे x क्या है? x है बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। और यहां पे हम किस रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और याद करो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जब हम ऑर्डर निकालते हैं वो बेटा मेरा कैसा होता है? एक्सपेरिमेंटल। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का आप ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल के थ्रू ही निकाल सकते हो। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं कि सर ये जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्यों निकाली। ये बेटा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही निकलता है। अगर ये एक्स अगर इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर है और हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ कर दिया है कि ये जो रिएक्शन है दैट इज डीकंपोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? जीरो। तो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पुट करो। उस केस में आपका रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा? रेट इज इक्वल टू k इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर जीरो, एंड एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। तो यानी कि यहां से रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इस केमिकल रिएक्शन का किसके बराबर आ जाएगा? k के बराबर। ऐसा क्यों आया बेटा? क्योंकि अमोनिया रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। इज दैट क्लियर? और यहां पे k क्या है बच्चे? k है मेरा यहां पे रेट कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों आपको रिएक्शंस के नाम याद रखने हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, एंड सेकंड एग्जांपल इज डीकंपोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन अ हॉट प्लैटिनम सरफेस। दीज टू रिएक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने बेटा कंप्लीट कर लिया है, उसका हमने हाफ लाइफ दिखा के देख लिया, उसके एग्जांपल्स भी देख लिया, और उसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी हमने डिराइव करके देख ली। तो इसी के साथ हमारा जीरो ऑर्डर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को यहीं खत्म करते हैं। I'll see you in the next video. Till then, thank you. God bless you.